हेलो बीएससी थर्ड ईयर, वेलकम टू एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। आज बेटा स्पेक्ट्रा का आगे मैं वीडियो बढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर आई थिंक 3 या 4 होगा, मैं देख लूँगा, डाल दूँगा। और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप बन गया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं क्वेश्चंस डालता रहूँगा, आपको मिलता रहेगा, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल होगा और उसमें बहुत कुछ जानकारी आपको बीएससी के बाद भी जानकारी होगा, एमएससी में फिर जॉब के बारे में जानकारी दूंगा जिससे आपका हेल्प हो सकेगा, ठीक है। मैंने इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होता है। उसमें 2 बच्चों ने जवाब दिया, एक स्नेहा मिश्रा और रजत वर्मा। अच्छे बच्चे हैं दोनों। मैंने बोला था उनका नाम मैं लूँगा यूट्यूब वीडियो पे। बात समझ में आ रही है? तो बेटा आज मैं देखूंगा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। बहुत डीप नहीं जाना है क्योंकि समय बहुत कम है। एमसीक्यू बेस्ड पे ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत डीप आप सब पढ़े ही हो, वैसे तो वो बात है नहीं कि पढ़े नहीं हो। बात समझ में आ रही है? सारे टर्म आपको पता है, तो बहुत डीप नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लेके कवर अप करे हैं जिससे कि आपका क्वेश्चंस हो सके, ठीक है। देखो, इसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। तो पहला क्वेश्चन यहां बन सकता है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं? तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा को ही हम क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव के रेडिएशन में ही इस मॉलिक्यूल जो ग्राउंड स्टेट में होगा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसी रेडिएशन में ही, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। तो माइक्रोवेव रेडिएशन में ही मॉलिक्यूल ग्राउंड से कहां चला जाएगा? हायर में। इस नाते इसको हम और क्या बोल सकते हैं? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब ध्यान दो, थोड़ी सी हम बात करेंगे। आप लोग क्लास 12 से या 11 से ही पढ़ते आ रहे हो पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल, मेरी बात समझ में आ रही है? तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होगा, क्या होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ये तो पता ही आपको। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, दो आइटम्स के बीच में बॉन्ड बने और उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो हम मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। बोलो, जैसे एग्जांपल ले लो ए और बी। तो अगर हम यहां कंसीडर करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, बोलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, दैट्स व्हाई atom B acquire positive charge and atom A acquire negative charge and atom A acquire positive charge, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। ना होता है यार, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज सीन इन पोलर मॉलिक्यूल। बोलो यार, पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है? मीन्स जहां पर U इज नॉट इक्वल टू 0 और जिस मॉलिक्यूल में U इज इक्वल टू 0 होता है वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? म्यू, इनके बीच का डिस्टेंस R या D मान लो, D लोग मानते हैं, मैं भी D मान रहा हूं, D, और इनके ऊपर चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आप जानते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन भी होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। और बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो पोलर मॉलिक्यूल में हम क्या देख सकते हैं? डाइपोल मूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि जो पोलर मॉलिक्यूल कोवेलेंट होगा वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण वह एक्वायर कर लेगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, मिटा रहा हूं मैं। अब देखो, आइए इसी ए बी को लेकर हम कल चलेंगे, ठीक है। मिटाओ। अब ध्यान देना बेटा। अब जैसे मान लो मैंने ए बी मॉलिक्यूल, मैंने कहा लिख जो गीला है, ए बी मॉलिक्यूल।
दिस रिक्वायर पार्शियल नेगेटिव एंड दिस रिक्वायर पार्शियल पॉजिटिव। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इसको हम एक प्लेन में ले रहे हैं, ठीक है। अब यह मॉलिक्यूल रोटेट करे, यह मॉलिक्यूल क्या करे, रोटेट। मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तभी रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहलाता है, ठीक है। तो यह मॉलिक्यूल रोटेट करे, ठीक है। तो जब मॉलिक्यूल यह रोटेट करेगा, यह मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट करेगा, मैं लिख दे रहा हूं सब, रोटेट करेगा तो उसकी खुद की कुछ एनर्जी होगी, बोलो, उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनर्जी। क्या बोलेंगे, रोटेशनल एनर्जी। मेरी बात समझ में आ रहा है यार। मॉलिक्यूल ट्रांजिशनल मोशन शो कर रहा है, ट्रांजिशनल एनर्जी काइनेटिक होती है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, बोलो। तो यह रोटेट करेगा, तो रोटेट करने के लिए मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगी, दैट्स एनर्जी इज नोन एज रोटेशनल एनर्जी। एंड रोटेशनल एनर्जी क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है। एक लड़का पूछा था सर क्वांटाइज मतलब क्या होगा, तो क्वांटाइज मतलब बेटा एक सिंपल भाषा, जो एनर्जी एक किसी भी एनर्जी की एक वैल्यू है, कोई दरवाजा खटक रहा था मैं सुन रहा था, जिस एनर्जी की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइज। मतलब एनर्जी की वैल्यू वेरी ना करे, मतलब क्या, पर्टिकुलर वैल्यू हो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्वांटाइज, एक सिंपल भाषा में। समझ में आ गया। अब ध्यान दो, और तब यह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल किधर शिफ्ट होगा, इसका डायरेक्शन होगा, यहां कट कर देते हैं, कट मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव से कहां जाएगा, निगेटिव की तरफ। तो दिस इज द परमानेंट डाइपोल। कोई दिक्कत है यहां तक? अब तो मॉलिक्यूल चूंकि पोलर है, मॉलिक्यूल पर एक्वायर हो गया निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो इसका मतलब यहां पर थोड़ा सा क्या डेवलप हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो क्या डेवलप हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, रोटेट कर रहा है। अरे यार, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि मॉलिक्यूल को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेट करने का तात्पर्य क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इसका चार्ज भी रोटेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, रोटेट होगा। अब क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फॉल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर गिरा रहे हैं। समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोटेट कर रहा है और इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं। तो जब, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये भी रोटेट कर रहा है, फील्ड का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, मान लो ये काला वाला क्या है, निगेटिव चार्ज है, व्हाइट वाला पॉजिटिव। मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, रोटेट कर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रोटेट करेगा, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी होगी, रोटेट कर रहा है, और ऊपर से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर गिरा रहे हैं। तो जब रोटेशन की फ्रीक्वेंसी, डाइपोल की फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, जब रोटेशन की फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के जैसे ही बराबर होगा, तुरंत मॉलिक्यूल क्या करेगा, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड फॉर्म स्पेक्ट्रा ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। समझ में आ रहा है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी या डाइपोल की फ्रीक्वेंसी जहां पर सेम होगी, वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मॉलिक्यूल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत स्पेक्ट्रा क्या करेगा, शो कर देगा। समझ में आ रहा है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल तुमको समझा रहा हूं, यही लिख रहा हूं, चलो समझो। HCl निगेटिव पॉजिटिव डाइपोल, डायरेक्शन ये होगा। अब यहां पर इसको मैंने रोटेट किया, ठीक है, रोटेशन से मान लो ऊपर गया, यहाँ Cl, यहाँ पर H, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यह क्या हो गया, डाइपोल हो गया।
इधर भी रोटेट कर रहा है, ये इधर रोटेट किया, होगा ना यार, बोलो। Cl H पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, डाइपोल का डायरेक्शन ये हो गया, फिर यहाँ रोटेट कर रहा है, फिर इधर रोटेट कर रहा है, यह H और Cl यह डाइपोल का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। यहां पर आप देखिए डाइपोल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डाइपोल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, और वेक्टर क्वांटिटी में चाहे कुछ भी एक वेरिएबल हो तो वहां पर वेरी कर सकता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, बोलो। तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज, मैग्नीट्यूड सेम है। इस कंडीशन में भी यह स्पेक्ट्रा शो करेगा, मतलब पोलर मॉलिक्यूल है तो स्पेक्ट्रा शो करना ही है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा तो कैसे फ्रीक्वेंसी बराबर हो सकती है? यार डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी तो कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या होगा, बराबर होगा, और जैसे बराबर होगा तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यह मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा और फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करेगा, स्पेक्ट्रा शो कर देगा। समझ में आ रहा है? छापी और मतलब स्क्रीनशॉट में मिटा रहा हूं मैं। एक टर्म आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोग पढ़े हैं, मैं यहाँ पढ़ाने वाला नहीं हूँ क्योंकि फिजिक्स मुझे बहुत नहीं आती, अब बहुत क्या आती ही नहीं है, तो सच्चाई है। केमिस्ट्री बहुत नहीं आता है, तो इतना आता है कि ठीक ठाक काम चल जाता है। बड़ा मास्टर तो मैं हूँ नहीं भाई, ये ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर, यही ना होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो मॉलिक्यूल देखिएगा, लीनियर मॉलिक्यूल, यही सवाल आएगा। सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल जैसे मान लो किसी प्लेन में है, HCl, ठीक है। अब देखो यह HCl है, समझिएगा। अब इसका रोटेशन तीन तरह से पॉसिबल हो सकता है। यहाँ Cl यहाँ H है, ठीक है। एक तो इसी एक्सिस पर देखो ऐसे ऐसे, दूसरा ऐसे, और तीसरा ऐसे, इना होगा यार, 1 2 और 3 तरह से इसका रोटेशन क्या हो सकता है। तो इस जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसमें हम कुछ एनर्जी नहीं लगा रहे, देखो नॉर्मली हो रहा है, लेकिन यहाँ जब ऐसे जा रहे हैं यहाँ पर कुछ हम फोर्स या लगा रहे हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स लगा, सॉरी हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे भी हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जब हम रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जीरो नहीं होगी लेकिन बहुत ही कम होगी। मेरी बात समझिएगा, जब हम मॉलिक्यूल को यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं ना तो यहाँ पर फोर्स बहुत ही कम लगा रहे हैं, तो बहुत कम लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है। और जब हम मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले वाले की तुलना में कुछ फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ वैल्यू होगी। इधर जब हम रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 इनर्शिया होगी। देखो एक ये हो गया, इसको हम IA मानेंगे, एक इस तरह हो गया, इसको हम IB मानेंगे, और एक इस तरह हो गया, इसको IC मान लो, इसको IC कुछ भी मान सकते हो, IB एक को हमेशा प्रिंसिपल माना करो, ठीक है। तो यह क्या है, IA है, यह क्या है IC है, और यह क्या है IB है। तो IA क्या है, IA इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स IB और IC की तुलना में नेग्लिजिबल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और IB और IC की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यही सवाल बनेगा फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, इनर्शिया की वैल्यू इस तरह आपको बताया जाएगा, ठीक है। IB इसको भी मान सकता है, बहुत जरूरी नहीं कि मैं ही आई मान रहा हूं आप भी ये मानिएगा, कुछ भी मान सकता, समझ में आ रहा है। यही कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल CH3F, F हो गया, यह H हो गया, यह H हो गया, यह H हो गया, ठीक है। इसको भी एक प्लेन में हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इस कार्बन और फ्लोरीन
की बात हम करते हैं तो कार्बन और फ्लोरीन हाइड्रोजन से भारी होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो पता है ना, फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ही लाई करेगा। जैसे बच्चे पूछ सकते हैं सर किसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, तो बेटा जिस मॉलिक्यूल में जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस एक्सिस पर लाई करेगा ना, उसी को तुम मान लेना क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फरिया रहा है हा? बोलो। तो किसको मानेंगे, कौन सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पर होगा, तो बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट में थोड़ा सा भारी होगा ना, उसी के बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। तो हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइड्रोजन का जो वेट होगा कार्बन और फ्लोरीन से क्या होगा, कम होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ही लाई करेगी। क्लियर हो रहा है, बोलो। किसके बीच में लाई करेगी, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, इसको आप मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस में लिख दे रहा हूं, CH3F, ये हम मान लीजिए IA हो गया, मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, इसको मान लो IB मान लो, तीन ही होगा ना क्योंकि XYZ होता है, ये हो गया IC। ठीक है, अब यहां पर देखो ये ऐसे रोटेट करेंगे, ये वाला, ठीक, एक ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब एक ऐसे होगा फ्लोरीन को लेकर रोटेट करेंगे, दूसरा जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को लेकर रोटेट करेंगे, और तीसरा जो हाइड्रोजन है इधर से लेकर रोटेट करेंगे, IA IB IC। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, IB इज इक्वल टू IC इज नॉट इक्वल टू IA, मतलब यहां पर IA की कुछ वैल्यू होगी क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ थोड़ा सा एटम यहाँ थोड़ा सा क्या भारी है, तो भारी है, थोड़ा सा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, यह कंडीशन यहाँ पर हो गया। दूसरा क्या है, इफ IB इज इक्वल टू IC इज ग्रेटर देन IA, अगर ऐसा हो गया तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोलेट कंडीशन। क्या बोलते हैं, प्रोलेट कंडीशन। और मैं यहां लिख दिखाई दे रहा होगा, IB इज इक्वल टू IC इज लेस देन IA इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं ऑबलेट कंडीशन। यह पक्का पूछेगा, पक्का पूछेगा, मैं हट जा रहा हूं, छाप लीजिए। ठीक है, मार्कर बदल दूं मैं, तो मतलब यहां पर सिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल में IE की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगा वैल्यू। यहाँ IE की वैल्यू 0 थी क्योंकि यहाँ पर हल्का था, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो भारी मॉलिक्यूल के, दो भारी एटम्स के बीच में है। समझ में आ गया, अगला पढ़ा गया, कपड़ा कहेंगे। चार प्रकार का मॉलिक्यूल है, दूसरा पहला दूसरा हो गया, तीसरा देखो जल्दी पढ़ाएंगे क्योंकि मेरा मोबाइल हो चुका है खराब, वीडियो बनाते बनाते एकदम हैंग कर रहा है, बहुत देर तक का वीडियो हो नहीं पाएगा, और लॉकडाउन में पैसा वैसा है नहीं आ पाए। ठीक है, तीसरा स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल में क्या होगा, चारों एटम सेम होंगे। ठीक है, जब चारों एटम सेम होंगे तो कोई भी IA मान लीजिए, कोई भी IB मान लीजिए, और कोई भी IC मान लीजिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब में लाई करेगी, तो यहाँ पे IA इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू IC, मतलब यहाँ पे नो डाइपोल मूवमेंट इज सीन। ठीक है, और चौथा क्या होगा, एसिमेट्रिकल टॉप मॉलिक्यूल। बहुत से एग्जांपल हैं इसके, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसिमेट्रिकल में हम IA IB IC दिखाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सिमेट्री है ये नहीं, लेकिन आपको याद रखना है जब भी एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो IA इज नॉट इक्वल टू IB इज नॉट इक्वल टू IC, मतलब तीनों जगह तीनों डायरेक्शन में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वह कभी बराबर नहीं हो सकती है। किसके लिए, एसिमेट्रिकल। ये सब पता है ना तुम लोग को यार, कब सिमेट्रिकल कब स्फेरिकल है, पढ़े होगे, मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है आपके पास। ठीक है, तो बेटा आज ये नोटेशनल इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू।